Good morning, everyone. Today's topic is Wilms tumor. अब किडनी में हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक विल्म्स ट्यूमर एंड रीनल सेल कार्सिनोमा. जो विल्म्स ट्यूमर, अनदर नेम of this tumor is nephroblastoma. So this is a very common question asked in the theory, so you must know very well about it. So अब स्टार्ट करते हैं. विल्म्स ट्यूमर जो है वो पीडियाट्रिक पेशेंट में होता है. जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उसमें भी फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ उसमें सबसे ज़्यादा होता है. इट इज़ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनी सीन इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ. 5% केसेस इट इज़ बायलेटरल मीन्स ट्यूमर जो होती है वो दोनों तरफ की किडनी में होगी. इसका एक टिपिकल नेचर होता है कि जो ट्यूमर है वो किडनी के अपर पोल या लोअर पोल में होता है. या तो अपर पोल में होगा या फिर लोअर पोल में होगा. तो जो ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये पेल्विस है, ये यूरेटर है. जो विल्म्स ट्यूमर है वो या तो यहाँ पे होगा अपर पोल में या तो लोअर पोल में, ठीक है. तो विल्म्स ट्यूमर की एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो जब बनती है तो या तो अपर पोल में होगी या फिर लोअर पोल में होगी. और ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है. पैथोलॉजी में तुम लोगों ने सीखा होगा बिनाइन ट्यूमर होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, दे कैन स्प्रेड वेरी फास्ट. सो इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ. 4 year के आगे भी दिख सकता है 7 years तक, लेकिन यूजुअली दे सीन इन द फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ. अब जब भी कोई कैंसर के बारे में हम पढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारे कैंसर आएंगे तुम्हारे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो कैंसर की जो ट्यूमर है वो बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो किस में से बनी है, उसका ओरिजिन क्या है, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है. जो विल्म्स ट्यूमर है वो जो ओरिजिन होती है कहाँ से, वो जानने के लिए पहले तुमको एक जो एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं जर्म लेयर्स, तुम लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जर्म लेयर्स होते जब एम्ब्रियो एकदम माइक्रो लेवल पे होता है, तब क्या होता है, अंदर 3 जर्म लेयर्स होते हैं. वो जर्म लेयर्स कैसे बनते हैं वो सब तुम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में सीखा होगा. हम टू द पॉइंट जाते हैं कि जो जर्म लेयर है वो 3 है. एक तो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है और मीजोडर्म है. एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, ये 3 जो है वो 3 जर्म सेल लेयर्स है जो एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे होते हैं. उसमें से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन जो है वो सब इनमें से बनते हैं. तो एंडोडर्म के डेरिवेटिव क्या है, एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स क्या है, मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स क्या है, वो सब अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है वो उनमें से बने होते हैं. तो जो हमारे विल्म्स ट्यूमर है उसमें हमको एक्टोडर्म और मीजोडर्म ये दोनों के डेरिवेटिव्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो जो विल्म्स ट्यूमर है वो अराइज होगी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में से. इट कंपोस्ट ऑफ एपिथेलियल और मीजो एपिथेलियल एलिमेंट्स एंड इट में कंटेन बोन, कार्टिलेज एंड मसल. जो बोन, कार्टिलेज एंड मसल कंटेंट होता है वो डायरेक्टली नहीं शो होता, कभी कभी ये शो होता है. बाकी तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके जो भी हमारा बोन, कार्टिलेज और मसल होती है उसकी माइक्रोस्कोपी जैसे हमको नॉर्मली दिखती है, वो माइक्रोस्कोपी जब विल्म्स ट्यूमर की माइक्रोस्कोपी करते हैं तब उसमें हमको दिख सकती है. तो तुमको याद रखना है कि एपिथेलियल एंड मीजोथेलियल एलिमेंट्स. जो एपिथेलियल है वो बनता है हमारा
एक्टोडर्म से, जो मेसोथेलियल एलिमेंट्स है वो बनता है मेसोडर्म से, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो 3 जर्म लेयर्स है उसमें से एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये 2 के डेरिवेटिव्स जो हो उस जो सेल लेयर है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म जो सेल लेयर्स है उसमें से ये ट्यूमर बनती है, तो उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो सब वहाँ पे हमको दिख सकते हैं। यूजुअली बोन, कार्टिलेज एंड मसल, ये 3 बहुत ही कॉमनली दिखते हैं। तो तुमको याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो होती है जब किडनी बनती है, तो जो किडनी के जो एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे जो उसका टिश्यू होता है, वो टिश्यू एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों में से बनता है। तो उसका जो भी हमारा एक्टोडर्म और मेसोडर्म के लेयर्स है सेल्स, वो वहाँ पे थोड़े रुक जाते हैं, तो फिर वहाँ के डेरिवेटिव्स उसमें दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो तुमको क्या याद रखना है, एक तो 2 एलिमेंट्स एपिथेलियल एंड मेसोथेलियल एलिमेंट्स, और वो अराइज होती है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में से। अब इसकी जो इटियोलॉजी है वो कैसी बनती है, उसके लिए बहुत सारी थियरीज सबने बनाई हुई है, जो भी साइंटिस्ट होंगे, जो भी उन लोगों ने देखा होगा, उन लोगों ने बनाया है। बाकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो अभी भी अननोन है। वी आर स्टिल फाइंडिंग कि विल्म्स ट्यूमर जो बनती है वो उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है। कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की एग्जैक्ट इटियोलॉजी होती है, कि जैसे मान लो कि राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइन में, तो राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन हुआ, वो उसकी इटियोलॉजी हुई, कैसे हुआ, वो सब हमको पता है। तो ये एक एग्जैक्ट इटियोलॉजी होती है। कभी कभी ऐसी होती है कि किसी चीज़ की इटियोलॉजी हमको पता नहीं चलती है, अभी तक खोज रहे हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, लेकिन उसके लिए 2-3 थियरीज होती है कि ये तीनों में से या 3-4 थियरी बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये जो 3-4 जो तुक्के लगाए हैं जो भी हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने, वो हमको याद रखने हैं। एक तो पहला एक आता है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़, उसमें 2 जीन हैं WT1 एंड WT जीन। तो ये 2 जीन हैं, उसमें कुछ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ होती है जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो ऐसा कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है कि वहाँ पे जब हम किडनी बनती है तो उसमें हम बोन, कार्टिलेज और मसल वहाँ पे दिखते हैं। नॉर्मली वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी एक थियरी ये है कि जो ब्लास्टिमल सेल्स है, मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स, ये सेल्स क्या है, प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ द किडनी। जब किडनी फॉर्म होती है एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पर, तब उसकी एक प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स। तो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स के एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, तब वहाँ पे ट्यूमर बनता है। ये एक लॉजिक है कि ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट अभी भी पता नहीं चला है, लेकिन ये एक ऑप्शन है कि शायद ये ऐसा हुआ हो, इसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर बनी है। पहला है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, दूसरा है एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स। तुमको याद क्या रखना है कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स है वो क्या है, दे आर प्राइमेटिव एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये 2 थियरी है। उसके बाद और एक थियरी आती है कि जब फिटस ग्रो होता है यूट्रस में, तब कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं जो वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जैसे बोन, कार्टिलेज और मसल है वो किडनी पे नहीं होने चाहिए। तो वो जो बोन, कार्टिलेज और मसल बनते हैं उसके वो जो जर्म सेल लेयर से बनते हैं, वो जर्म सेल किडनी के ऊपर चिपक जाते हैं और वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। अब हमारी बॉडी में कहीं पे भी जहाँ पे नॉर्मल है उसके अलावा कहीं और जगह पे एबनॉर्मली होता है तो दैट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। और अगर जो उसकी नॉर्मल जगह पे नहीं होती, वो किसी और होती है, तो उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस आएगा तुम्हारा,
आगे जाके अभी यूरो सर्जरी में। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस जो होती है, जैसे टेस्टिस का डिसेंड होता है, एम्ब्रियोलॉजी में तुम पढ़े होंगे। तो टेस्टिस जब स्क्रोटम में होती है और टेस्टिस जब अनडिसेंडेड होती है और अगर इंग्वाइनल कैनाल में फंस गई है, तो ये दो सिनेरियो में जो टेस्टिस फंस गई है इंग्वाइनल कैनाल में, उसमें मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एक थियरी है, एक तो जेनेटिक थियरी और दूसरा है एब्नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमल सेल्स, जो प्रिमिटिव एम्ब्रियोनिक सेल्स ऑफ द किडनी है। ठीक है, और इट इज़ बिलीव्ड दैट इट बिगिंस टू ग्रो एज अ fetus develops in the womb. Some embryonic cells that should not be there in kidney which later forming the tumor. And जो नेफ्रोब्लास्टोमा नाम दिया गया है उसको, उस जो नेफ्रोब्लास्टोमा है उसका यही एक है कि इमेच्योर एम्ब्रियोनिक टिश्यू होती है जिसका ट्यूमर बनता है। तो ये इटियोलॉजी जो है वो एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये एक उनके एग्जैक्ट हमको रिपोर्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने सर्च किया, जिन लोगों ने रिसर्च किया, उन लोगों ने पता चला कि ये हो सकता है। तो जिन की थियरी WT1, WT2, उसके बाद आता है ब्लास्टिमल सेल्स का प्रोलिफरेशन, और तीसरा आता है कि जो हमारे 3 लेयर्स से एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, उनमें से तीनों जो सेल लेयर में से एक्टोडर्म या मेसोडर्म जो होते हैं उसके सेल्स वहाँ पे रह जाते हैं और जो उसके डेरिवेटिव्स है वो वहाँ पे हमको दिखते हैं। जैसे एक्टोडर्म है, ठीक है, तो उसमें से कार्टिलेज बनेगा, मेसोडर्म है तो उसमें से मसल बनेंगे। तो ये सब जो भी डेरिवेटिव्स है वो वहाँ पे हमको दिख सकते हैं। तो ये उसकी इटियोलॉजी है। तो इटियोलॉजी की जो भी लॉजिक है, थियरी है, वो तुमको याद रखनी है। ठीक है, तो विल्म्स ट्यूमर का अब तक मैंने जो भी बताया कि एक पीडियाट्रिक पेशेंट में देखने को मिलती है फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ लाइफ, और 7 इयर्स तक वो जा सकती है कि 7 इयर्स तक हमको दिख सकती है। अपर लिमिट 7 इयर्स की है। ठीक है, अब जाते हैं पैथोलॉजी की ओर कि पैथोलॉजी क्या होती है विल्म्स ट्यूमर की। जो विल्म्स ट्यूमर है वो विल्म्स नाम का एक सर्जन था जिसने पहली बार ऐसा केस रिपोर्ट किया था कि एक पेशेंट आया था, छोटा सा 4 साल का बच्चा, जिसमें पूरा का पूरा एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड था। इसने सोनोग्राफी किया तो उसको लगा कि वहाँ पे तो एक बड़ी सी ट्यूमर है। तो उसको लगा कि ये शायद कोई मैलिग्नेंसी होगी, तो उसने ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया, जो भी हमारी ट्यूमर थी उसको। और बाद में क्या हुआ कि बाद में 5-6 महीने बाद वापस वो पेशेंट आया, बड़ी सी पूरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन लेके, रिकरेंस लेके, और बाद में वो पेशेंट डेथ हो गई। तो ये एक केस था जो विल्म्स नाम के जो एक सर्जन थे उसने रिपोर्ट किया था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है कि विल्म्स ट्यूमर। ठीक है, इट अराइजेज इन वन ऑफ द पोल्स। जब 2 पोल है किडनी के, उसमें से अपर या लोअर पोल में कोई ट्यूमर बनेगा तो उसकी जो नॉर्मल शेप है, जो नॉर्मल शेप होती है किडनी की, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जो ट्यूमर बनेगी वो सॉफ्ट होगी, ग्रेस वाइट और पिंकिश वाइट इन कलर, क्योंकि कार्टिलेज होगा, बोन होगा, विथ एरियाज ऑफ हेमरेजिक नेक्रोसिस। ट्यूमर होती है तो ट्यूमर में हेमरेजिक नेक्रोसिस कॉमन है। यूनिफॉर्म ट्यूमर एंड कैपेसिटी फॉर रैपिड ग्रोथ एंड ग्रोथ टू लार्ज साइज, बहुत ही जल्द बढ़ता है। तुम लोगों ने कैंसर के बारे में सुना होगा कि जब कैंसर का किसी पेशेंट में कैंसर बनता है, कार्सिनोजन से एक्सपोज होता है, तो 50-60 ईयर्स के बाद उसमें कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैलिग्नेंसी है ये बहुत ही फास्ट ग्रो होती है। जैसे मैंने बताया कि 4 साल में ही पता चल जाता है, 4 साल तक जो होते हैं वो केस हमको रिपोर्ट हो जाते हैं। तो 4 साल में इतना सारा बड़ा ट्यूमर बन जाता है। तो यूनिफॉर्म ट्यूमर, यूनिफॉर्म मीन्स उसकी जो साइज़ होगी वो यूनिफॉर्म होगी। कैपेसिटी फॉर रैपिड ग्रोथ, बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। एंड दे अटेन वेरी लार्ज साइज, पूरा पेशेंट का जो एब्डोमेन है पूरा भरा पड़ा होगा मांस से। किडनी है रिट्रोपेरिटोनियम, लेकिन जब बड़ी होती है तो
जो पाल्पेट होता है वो पर एब्डोमेन में ही पाल्पेट होता है। तो एक तुमको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये विल्म्स ट्यूमर की एक फ़ोटो है। तो ये जो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि पूरी जो ट्यूमर है वो लोअर पोल में है, वो वहाँ पे है, उसके लिए उसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल शेप है वो भी पूरी डिस्टॉर्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो फीचर्स थे ये हमारे मैक्रोस्कोपिक फीचर्स थे, जो हम स्पेसिमेन को कट करते हैं उस टाइम पे हमको दिखते हैं कि उसकी पूरी शेप है, स्पेसिमेन बाहर निकलेगा तो पूरी स्पेस जो नॉर्मल शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ट्यूमर सॉफ्ट होगी, ग्रेस वाइट और पिंकिश वाइट कलर होता है, और विद एरियाज ऑफ हेमरेजिक नेक्रोसिस। हेमरेजिक नेक्रोसिस क्यों होता है कि जो मैलिग्नेंसी के ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंसी के सेल्स है वो प्रोलिफरेट होंगे फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो सेल डेथ जब होगी तब वहाँ पे उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, तो एरियाज ऑफ हेमोरेजिक नेक्रोसिस हमको दिखता है। और ये जो ट्यूमर का नेक्रोसिस होता है उसकी वजह से पायोजन रिलीज़ होते हैं, और पायोजन रिलीज़ होने की वजह से पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है। जब भी कोई मैलिग्नेंसी का पेशेंट आता है हमको सस्पेक्ट होता है कि इसको मैलिग्नेंसी लग रही है, तो उसमें लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री पूछनी है। जब भी कोई स्वेलिंग का पेशेंट आए तुम्हारे पास तो लो ग्रेड फीवर की हिस्ट्री पूछनी है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो जो एरियाज ऑफ हेमरेजिक नेक्रोसिस है उसकी वजह से पेशेंट को वहाँ पे फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। वो आगे क्लिनिकल फीचर्स में आएगा। माइक्रोस्कोपी में हमको अलग अलग एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे एपिथेलियल एलिमेंट्स दिखेंगे, ट्यूब्यूल्स एंड ग्लोमेरुलाइज। जो ग्लोमेरुलस है उसके ट्यूब्यूल्स है वो हमको दिखेंगे। स्ट्रोमल एलिमेंट्स दिखेंगे, फैट, स्केलेटल मसल्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स, स्पिंडल सेल्स एंड बोन। तो बोन, मसल एंड कार्टिलेज, ये तीन जो है वो माइक्रोस्कोपी में बहुत ही ईजिली दिखते हैं, बहुत ही कॉमनली दिखते हैं विल्म्स ट्यूमर में। तो एपिथेलियल एलिमेंट्स, स्ट्रोमल एलिमेंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स जो है, तो इतने सारे एलिमेंट्स में से हमको बोन, मसल एंड कार्टिलेज वो हमको बहुत ज़्यादा दिखेंगे अगर विल्म्स ट्यूमर है तो। अब इसके हिस्टोलॉजिकल टाइप्स है। एक टाइप दिया गया है सिस्टिक नेफ्रोमा, दूसरा है मेसोब्लास्टिक नेफ्रोमा एंड तीसरा है नेफ्रोब्लास्टोमा। उसमें जो नेफ्रोब्लास्टोमा है वो बहुत ही कॉमन टाइप है हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। तो सिस्टिक नेफ्रोमा, मेसोब्लास्टिक नेफ्रोमा एंड नेफ्रोब्लास्टोमा ये उसके हिस्टोलॉजिकल टाइप्स है। दूसरे क्लिनिकल टाइप्स है, एक है फेवरेबल हिस्टोलॉजी, दूसरा है अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी। जो फेवरेबल हिस्टोलॉजी है उसमें एनाप्लास्टिक फीचर्स नहीं होंगे, और जो अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी है उसमें एनाप्लास्टिक फीचर्स दिखेंगे। तुम लोग ने पैथोलॉजी पास कर लिया है तो एनाप्लाजिया क्या है तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो एनाप्लाजिया मीन्स पेशेंट की जो भी ट्यूमर है उसके सेल्स है वो मैलिग्नेंसी की ओर जा रहे हैं, ठीक। तो एनाप्लाजिया के बेस पे फेवरेबल एंड अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी ऐसे दो टाइप बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये हमारी ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है, तो मैलिग्नेंस होगी तो वो स्प्रेड भी होगी। तो जैसे यूजुअली सब ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट तो वो लोकल स्प्रेड होती है, या तो ब्लड स्प्रेड होती है या फिर लिम्फ नोड से स्प्रेड होती है। तो ये जो हमारी विल्म्स ट्यूमर है वो यूजुअली ब्लड से स्प्रेड होती है टू लंग एंड लीवर, रेयरली टू द बोन। तो लंग एंड लीवर ये दो जगह पे इसका मेटास्टेसिस जाता है। लोकल स्प्रेड होगा कैप्सूल ऑफ द किडनी में, एंड लिम्फेटिक स्प्रेड होगा पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड। जो एओर्टा होती है, एब्डोमिनल एओर्टा, उसके आसपास में लिम्फ नोड होंगे, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड एंड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। तुम लोगों ने अगर सर्जरी की टर्म भरी है तो उसमें एब्डोमेन के एग्जामिनेशन में अगर पेशेंट को एब्डोमेन का एग्जामिन कर रहे हो और कोई हमको लग रहा है कि कुछ मैलिग्नेंसी जैसा स्वेलिंग पाल्पेट हो रहा है,
तो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर जो नोड होते हैं उसको पाल्पेट करो। वहाँ पे अगर लिम्फ नोड पाल्पेट हो रहे हैं और पेशेंट को डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंसी है, दैट सजेस्ट इनऑपरेबिलिटी। हम पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम पालिएटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है या फिर रेडियोथेरेपी में। तो ब्लड से जाता है लंग एंड लीवर में, रेयरली टू द बोन। लोकल में कैप्सूल ऑफ द किडनी, जो किडनी की कैप्सूल है उसको ब्रीच करेगा। लिम्फेटिक स्प्रेड होगा पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड एंड लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। अब ये हमारी किडनी है, ठीक है। तो ऐसे रीनल आर्टरी होगी, ऐसे रीनल वेन होगी। हम अगर देखें तो ऐसे जाएगा, मान लो कि ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है, और उसमें से ये आर्टरी निकली है। तो उसके जो भी विल्म्स ट्यूमर का हमको प्रेजेंटेशन मिलता है उसके 5 स्टेज दिए गए हैं। जब भी कोई कैंसर होता है उसको तो उसके स्टेज होते हैं। वो स्टेज किस बेस पे हुए हैं, कौन से स्टेज में क्या क्या होता है, वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पता है तो उसके बेस पे हम उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट देनी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, ये 3 ही हो गए ऑप्शन कैंसर की ट्रीटमेंट में। लेकिन कौन सा पहले देना है और कितना देना है वो सब डिसाइड होगा स्टेज के बेस पे। तो पहला एक स्टेज है कि मान लो कि यहाँ पे एक ट्यूमर है, ये वाली, बराबर, वो सिर्फ किडनी के अंदर है, कन्फाइंड टू द किडनी। तो ये हो गया स्टेज 1, ओके। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होगा कि जो ट्यूमर है उसने क्या किया है कि जो किडनी की कैप्सूल है इसको ब्रीच किया है, किडनी की कैप्सूल को इन्वेस्ट किया है, बराबर। तो ये हो जाएगा स्टेज 2, ठीक है। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 उनमें तुम देख सकते हो कि जो ट्यूमर है वो किडनी से ज़्यादा, पहले वाला तो किडनी के अंदर ही है तो बाहर आया ही नहीं है। दूसरा स्टेज है उसमें किडनी की कैप्सूल को टीयर किया है, ठीक है, कैप्सूल को इन्वेट किया है। तो ये दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसको ऑपरेट करना चाहे तो इतना उड़ा दिया या फिर इतना उड़ा दिया। तो ये अगर हम करें उसको बोलते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी। तो ट्यूमर्स आर इजीली रिसेक्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होगा, और एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है विल्म्स ट्यूमर में, कि विल्म्स ट्यूमर जो है वो हमको इंटैक्ट निकालनी है, क्योंकि बहुत बड़ी ट्यूमर है। तो उसको हम जब निकालते हैं तो उसको रप्चर नहीं होने देना है। अगर वो रप्चर हो गई तो उसका स्टेजिंग चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 है कि ट्यूमर कन्फाइंड इन द किडनी, कैप्सूल को भी ब्रीच नहीं किया है लेकिन इजीली रिसेक्टेबल। स्टेज 2 में आएगा कैप्सूल को ब्रीच किया है लेकिन दूर कहीं पे नहीं गया है, ट्यूमर कैप्सूल तक ही है। तो ये हो गया स्टेज 2। अब आएगा स्टेज 3। तो स्टेज 3 में आएगा कि जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड होते हैं, उनका इन्वेजन हुआ है, वो एनलार्ज हुए हैं, या फिर हमने पेशेंट का ओटी किया, तब वो सिस्ट जो भी हमारा विल्म्स ट्यूमर है वो रप्चर हो गया, एब्डोमेन में पूरा स्पिलेज हो गया। तो ये भी आ जाएगा स्टेज, ये हो गया स्टेज 3 जो लिम्फ नोड वाला है। लिम्फ नोड एनलार्ज होंगे, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड एंड
रप्चर हो गया अगर ट्यूमर का तो स्पिलेज होगा एब्डोमेन के अंदर, तो ये आ जाएगा स्टेज 3 में। ठीक है, तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो तीनों स्टेज में अगर तुमको समझ आ गया हो, पहला देखो कि किडनी के अंदर ही है। ये स्टेज मैं तुमको इसलिए 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो इसके बेस पर ही होगी। अगर तुमको स्टेज पता है तो ट्रीटमेंट भी तुम इजीली याद रख पाओगे। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, ये 3 स्टेज हो गए। तीसरा स्टेज है पैराओटिक लिम्फ नोड का इन्वेजन। ट्यूमर तो यहीं पे है लेकिन उसका इन्वेजन हुआ है यहाँ पे, वो स्प्रेड हुआ है लिम्फ नोड में या फिर रप्चर हो गया है, तो ये हो जाएगा स्टेज 3। ठीक है, अब स्टेज 4 एंड 5 क्या है? ठीक है, ये हमारी किडनी है, ये फिगर ड्रॉ करना सीख लेना। ये है हमारी रीनल आर्टरी और मान लो कि ये रीनल वेन है। ठीक है, तो स्टेज 4 में क्या है कि उसका ब्लड मेटास्टेसिस प्रेजेंट हो, मतलब जो कैंसर के सेल थे यहाँ पे या यहाँ पे, उसने आर्टरी और वेन दोनों को इन्वेजन किया है और वाया ब्लड दे कैन रीच टू, जैसे मैं पहले बताया कि लंग एंड लीवर, लंग, बोन एंड लीवर 3 में जाते हैं, तो वो लंग में गया, लीवर में गया, तो ये सब जो मेटास्टेसिस है वो अगर प्रेजेंट है तो ये स्टेज हो जाएगा स्टेज 4। ठीक है, टोटल 5 स्टेज है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 समझ लो, यहाँ पे है सिर्फ और कहीं पे कुछ भी स्प्रेड नहीं है तो स्टेज 1। ठीक है, ऐसे कैप्सूल को ब्रीच किया है तो स्टेज 2। यहाँ पे लिम्फ नोड, पैराओटिक लिम्फ नोड को इन्वेस्ट किया है तो स्टेज 3। और अगर डिस्टेंट ब्लड मेटास्टेसिस हुआ है लंग या लीवर या बोन में तो ये हो जाएगा स्टेज 4। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है, 4 स्टेज, और 5वां है, ये हमारी लेफ्ट साइड की किडनी है, ये हमारी राइट साइड की किडनी है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी ट्यूमर है और यहाँ पे भी ट्यूमर है, मतलब बायलेटरल ट्यूमर है दोनों किडनी में, तो ये हो जाएगा स्टेज 5। ठीक है, अगर तुमने स्टेज अच्छे से समझ लिया तो ट्रीटमेंट पार्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं स्टेज को 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया स्टेजिंग ऑफ विल्म्स ट्यूमर। दिस इज confined to the kidney, that is stage 1, completely resectable. Tumor extend beyond the kidney, can resect completely. Beyond kidney means वो सिर्फ कैप्सूल को ब्रीच करेगी, आगे नहीं जाएगी, तो ये we can resect completely. रेसिडुअल डिसीज मतलब आफ्टर रिसेक्शन अगर स्पिलेज हुआ है या फिर लिम्फ नोड पॉजिटिव आए हैं तो ये हो जाएगा स्टेज 3. ब्लड बोन मेटास्टेसिस दैट इज स्टेज 4 एंड बायलेटरल डिसीज इज स्टेज 5. ठीक है, तो उसकी हमने देखा कि ये विल्म्स ट्यूमर है क्या, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके बाद उसके स्टेजेस क्या है, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स क्या है, उसमें नेफ्रोब्लास्टोमा है वही एक मेन है, और उसके स्टेज क्या है. ठीक है, इस उसके स्प्रेड क्या है, ब्लड से, लोकल से या लिम्फेटिक से. अगर ये समझ आ गया हो तो हम क्लिनिकल फीचर्स से आगे बढ़ें. तो अब पेशेंट को विल्म्स ट्यूमर हो गया है, तब पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या होता है. यूजुअली ये जो विल्म्स ट्यूमर है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है. कॉमन इन फीमेल चाइल्ड 2 to 4 years, लेस देन 1 year एज. अगर 1 साल की एज में अगर हमको पता चल गया कि इस पेशेंट को विल्म्स ट्यूमर है तो वो इंडिकेट करता है वेरी पुअर प्रोग्नोसिस को. तुमको 3 याद रखनी है एज. एक तो 4 years कॉमन है,
कि 4 ईयर्स तक हो जाता है। स्वेलिंग इन द किडनी, इट में बी विल्म्स ट्यूमर। अपर लिमिट इज 7 ईयर्स। 7 ईयर्स से अपर बहुत ही रेयर होता है, तो जो भी होगा 7 के अंदर हो जाएगा, 7 ईयर्स के अंदर। एंड लेस देन 1 ईयर ऑफ एज अगर पेशेंट को विल्म्स ट्यूमर है तो दैट इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। पेशेंट विल प्रेजेंट टू आवर ओपीडी विद द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एज पेशेंट एज इज pediatric age, so patient will not tell that I have a swelling in my abdomen. Okay, कभी कभी कोई रिश्तेदार होगा वो देख लेगा कि भाई इसको तो यहाँ पे गठान जैसा लग रहा है, उसकी मदर उसको हर रोज़ बात करवाती है, तब उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई गठान है। तो पेशेंट विल कम विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू हाई ह्यूजली एनलार्ज किडनी। जो उसका कैरेक्टर था कि दे ग्रो वेरी फास्ट एंड दे अटेन वेरी लार्ज साइज। फास्ट ग्रो होता है और साइज़ बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी अचीव कर लेता है, तो उसकी वजह से होगा पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ह्यूजली एनलार्ज किडनी दैट इज नोडुलर ऑन पाल्पेशन। पेशेंट को हिमेचूरिया होगा एंड दैट इज ऑल्सो अ बैड प्रोग्नोस्टिक सिम्टम। It indicates rupture of the tumor in the renal pelvis. फिर से ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये किडनी है, ये उसका यूरेटर है, इतना पोर्शन है रीनल पेल्विस। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे एक ट्यूमर बनी है और अगर वो बड़ी होते होते यहाँ पे रप्चर हो गई रीनल पेल्विस में, तो क्या होगा कि जो हमारी ट्यूमर है उसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस होता है, जैसे पैथोलॉजी में मैंने बताया। तो यहाँ पे ब्लड आएगा और ब्लड यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिन में आएगा। तो हिमेचोरिया की वजह ये है, रप्चर ऑफ द ट्यूमर इन द पेल्विस, रीनल पेल्विस। ओके, तो हिमेचूरिया होगा, वो भी एक बैड प्रोग्नोस्टिक सिम्टम है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही ख़राब होता है, बच्चे बचते ही नहीं हैं। दूसरा है लो ग्रेड फीवर, जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर नेक्रोसिस की वजह से पेशेंट वहाँ पे रिलीज ऑफ पायोजन होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो होता है वो कभी भी एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर होती है, किडनी के एकदम मुकुट के, एक मिनट बता ही देता हूँ मैं, यहाँ पे होगी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये किडनी है और ऐसे होगी एड्रिनल ग्लैंड, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है। कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है जो वो एसोसिएटेड हमको दिख सकती है, दैट इज़ ग्लाकोमा, एनीरिडिया एंड हेमी हाइपरट्रॉफी। एनीरिडिया मीन्स कंप्लीट लॉस ऑफ द आइरिस इन द आई एंड हेमी हाइपरट्रॉफी मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी विल अटेन वेरी लार्ज साइज, उसको बोलते हैं हेमी हाइपरट्रॉफी। तो ये जो 3 कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ है वो वेरी कॉमनली फाउंड होती है विल्म्स ट्यूमर के साथ। ठीक है, तो ये उसका प्रेजेंटेशन होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा, किडनी एनलार्ज हो गई है बहुत ही ज़्यादा, वेरी फास्ट एनलार्ज होती है विल्म्स ट्यूमर। हिमेचूरिया हुआ, रप्चर हुआ ट्यूमर का इन द पेल्विस, तो ब्लीडिंग होगा यूरिन में। लो ग्रेड फीवर बिकॉज ऑफ द ट्यूमर नेक्रोसिस एंड रिलीज ऑफ द पायोजन्स एंड हाइपरटेंशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड and other congenital abnormalities, glaucoma, aniridia and hemihypertrophy. Okay, now जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिनेशन में हमको एक मास मिलेगा, पाल्पेबल एब्डोमिनल मास दैट इज स्मूथ
मोबाइल, फर्म और हार्ड, अगर स्टेज ज़्यादा हो गया है तो वो नोडुलर भी हो सकता है। लोब्यूलर, लोकेटेड इन द लॉइन, मूव्स विद द रेस्पिरेशन, क्योंकि वो डायफ्राम के साथ कांटेक्ट में होता है, तो अगर पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा उसके साथ मूव होगा। बाइमेनियली पाल्पेबल एंड बैलोटेबल, बाइमेनियल पाल्पेशन जब करते हैं तो हमारे एक हाथ नीचे रखते हैं किडनी के और एक हाथ ऊपर, एंड देन वी कैन चेक द बैलोटेबिलिटी। द बाइमेनुअली पाल्पेबल, मूव्स विथ रेस्पिरेशन, हमको कंफर्म यही करना है क्लिनिकली कि जो हमारा मास है वो किडनी में से अराइज हुआ है। अगर 4 साल से 2 से 4 साल का बच्चा है और अगर ऐसी हुई एक ट्यूमर, तो वो विल्म्स ट्यूमर हो सकती है। डलनेस इन द रीनल एंगल एंड रेजोनेंट बैंड इन द फ्रंट। फ्रंट में रेजोनेंट बैंड क्यों आएगा? कि कॉलन जो होता है वो फ्रंट में होता है किडनी के, तो उसकी वजह से रेजोनेंट बैंड आता है जब हम परकेशन करते हैं। पाल्पेबल एब्डोमिनल मास दैट इज स्मूथ, मोबाइल, फर्म और हार्ड, लोबुलर एंड लोकेटेड इन द लॉइन एंड मूव्स विद द रेस्पिरेशन, दैट इज बाइमेनुअली पाल्पेबल, बैलोटेबल एंड डलनेस इन द रीनल एंगल। ठीक है। और एक एग्जामिनेशन का पॉइंट है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इट डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। ठीक है। जैसे ये हमारी एओर्टा है और बाद में यहाँ पे ऐसे हमारी किडनी है, तो ये जब यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर बनता है तो मान लो इतना बड़ा हो गया, तो और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो ये ऐसे ही बड़ा होता रहेगा, ऐसे ही। ठीक है। ये जो मिड लाइन है ये वाली, ये मिड लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करेगा वो। ठीक है। तो इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है कि जो स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन, तो वो हमको इंडिकेट करेगा कि ये शायद विल्म्स ट्यूमर है। उसके जैसा ही एक बनता है एड्रिनल न्यूरोब्लास्टोमा, दे कैन क्रॉस द मिड लाइन। तो ये दोनों का हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकली। अब पेशेंट का एग्जामिनेशन हो गया, पूरा मास लग रहा है, तुमको लग रहा है कि यार पेशेंट को किडनी में कोई मास है, कंफर्म करो। 4 साल का बच्चा है तो वी कैन से कि इसको विल्म्स ट्यूमर होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाओगे और क्यों करवाओगे? जैसे मैंने पहले लेक्चर में सब बताया था कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने हैं। तो पहला है यूएसजी एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, उसमें हमको सॉलिड ट्यूमर दिखेगी। सीसीटी एब्डोमेन करवाएंगे ताकि हमको उसका एक्सटेंट और स्प्रेड पता चल सके ट्यूमर का, और उसके बेस पे हम उसकी ट्रीटमेंट कर सके। रीनल एंजियोग्राफी, उसमें हमको पता चलेगा कि जो रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, उसका इन्वेजन हुआ है कि नहीं बाय ट्यूमर। आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, वो हम करवाएंगे क्योंकि हमको जो मेजर कैलिक्स है उसका स्टेटस पता करना है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि किडनी बड़ी होती है, जो ट्यूमर है वो बड़ी होती रहेगी धीरे धीरे, तो ट्यूमर बड़ी होगी तो उसकी वजह से वो जो कैलिक्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो कैलिक्स होते हैं, मेजर कैलिक्स, उसका स्टेटस हमको पता चलेगा आईवीपी से। उसकी फंक्शनिंग का भी पता चलेगा कि कितनी फंक्शन कर रही है। एक कराना है एक्सरे एब्डोमेन स्टैंडिंग, उसमें हमको पता चलेगा कि एग सेल पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन, ये तुमको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है वो। और दूसरा करेंगे एमआरआई स्प्रेड के लिए, और अगर हो सके तो अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड एफएनएससी, दैट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ताकि हमको पल्मोनरी मेटास्टेसिस पता चले, डिस्टेंट स्प्रेड जब होता है ब्लड से तो लंग में जाता है। बोन स्कैन करवाएंगे ताकि हमको बोन में कोई
गया हो मैलिग्नेंसी, उसके मेटास्टेसिस तो पता चल सके, और यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे ताकि हम उसमें मैलिग्नेंट सेल्स चेक कर सकें। ठीक है, तो अब ये वर्ड आया था कि एग सेल कैल्सिफिकेशन होता क्या है। ये किडनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है विल्म्स ट्यूमर। अब होता क्या है कि उसमें हमने देखा कि बोन होता है, कार्टिलेज होता है, तो बोन और कार्टिलेज में कैल्शियम होता है। तो जैसे ट्यूमर के सेल का नेक्रोसिस होगा तो जो कार्टिलेज और बोन का कैल्शियम है वो क्या होगा, ऐसे जमा हो जाएगा साइड पे, और जब हम उसका एक्सरे निकलवाएंगे तो हमको उसको जैसे एग सेल कैल्सिफिकेशन दिखने को मिलता है। ये एक्सरे में दिखता है ऐसे। तो इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे करवाना है, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई, आईवीपी, एंजियोग्राफी, सब वही है जो पहले हमारा आए थे, सब वही इन्वेस्टिगेशन रिपीट करवा रहे हैं, लेकिन वो हम क्यों करवा रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम ये भी जैसे बोल दो कि चेस्ट एक्सरे करवाएंगे और पता भी ना हो आपको कि भी चेस्ट एक्सरे क्यों करवाया है, तो वो चलता नहीं है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगा कि और क्या क्या हो सकता है ऐसा। तो दूसरा तो मैंने जैसे बताया एड्रेनल न्यूरोब्लास्टोमा, रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर, रीनल सिस्ट एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ये उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिसको हम क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द डिसीज, यूजुअली सर्जरी उसका बेस्ट ऑप्शन है, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। दो चीज़ हमको पेशेंट को समझाएं, पेशेंट के रिलेटिव को समझानी है। पेशेंट तो 4 साल का है, वो समझेगा नहीं। पेशेंट के रिलेटिव को समझाना है कि इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है एंड रिकरेंस रेट इज़ वेरी हाई। तो कल जाके पेशेंट ऐसा ना बोले कि तुमने तो बोला था कि ऑपरेशन कर दिया, अब वापस वहाँ पे गठान हो गई है, बराबर। तो अगर तुमने एक्सटेंड किया है तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड हमको समझाना है कि वो पूरा प्रोग्नोसिस तो है ही। ठीक है, और एक वर्ड आएगा तुम्हारा सर्जरी में, नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। ये क्या होता है कि जब बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस बायलेटरल विल्म्स ट्यूमर है तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ की किडनी तो निकाल नहीं सकते पूरी की पूरी, तो क्या करें, दोनों तरफ, मैं तुमको फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये राइट साइड की किडनी है, ये लेफ्ट साइड की किडनी है। ठीक है, अब बायलेटरल डिसीज है, बराबर। अब पहला ऑप्शन क्या है नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी में करना क्या है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देंगे। अब यहाँ का जो नेफ्रॉन है वो बच गया, वो ठीक से काम करेगा, तो इसको बोलते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। या तो बायलेटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर दो। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन आता है कि ये वाली किडनी पूरी की पूरी निकाल लो और यहाँ की पार्शियल कर दो, बराबर। ये एक ऑप्शन है। तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। या तो बायलेटरल पार्शियल कर दो या फिर नेफ्रेक्टमी ऑन वन साइड एंड पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑन अदर साइड, ताकि जो किडनी है वो उसका फंक्शन चालू रहे। बायलेटरल टोटल नेफ्रेक्टमी तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए किडनी को बचाना ज़रूरी है। तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी बायलेटरल या फिर नेफ्रेक्टमी ऑन वन साइड एंड पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑन द अदर साइड, ये होती है नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। एग्जाम में तुमको डायरेक्टली यही पूछते हैं कि नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी क्या है, तो तुमको यही बताना है कि भाई विल्म्स ट्यूमर होगा बायलेटरल, तो उसमें या तो हम दोनों तरफ पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे या फिर एक तरफ का पूरा नेफ्रेक्टमी और एक तरफ का पार्शियल नेफ्रेक्टमी। ये होती है नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी।
ये वर्ड मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आएगा। बाद में हम कीमोथेरेपी जब देते हैं तो कौन सी ड्रग देते हैं, दैट इज़ एक्टिनोमाइसिन डी, विनक्रिस्टिन एंड डॉक्सोरिबोसिन। तुमको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं कीमोथेरापेटिक ड्रग की, डिटेल तुमको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको नाम पता होना चाहिए कि एक्टिनोमाइसिन डी, विनक्रिस्टिन एंड डॉक्सोरिबोसिन। ठीक है, तो ये कीमोथेरापी में हम ये ड्रग यूज़ करते हैं। तो ये नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी हो गई, और ये कीमोथेरेपी में हम कौन सी ड्रग देते हैं। अब हम स्टेज वाइज देखते हैं कि स्टेज वाइज क्या ट्रीटमेंट है। तो स्टेज 1 में क्या था कि फिर से मैं तुमको स्टेज दिखा देता हूँ। ये किडनी है, ठीक है, यहाँ पे मांस है, किडनी के अंदर ही है, किडनी की कैप्सूल से भी बाहर नहीं गया है। तो हमको क्या करना है, हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देंगे, इतनी किडनी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ट्यूमर तो निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद हमको 18 वीक तक कीमोथेरेपी देना है। कीमोथेरेपी देने के बाद वापस हमको उसका सीटी या एमआरआई करवाना है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज है कि कन्फाइंड टू द किडनी, ठीक है, तो उसकी हम या तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं, या फिर अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो पूरी की पूरी टोटल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको देना है 18 वीक की कीमोथेरेपी। ठीक है, यहाँ पे नेफ्रेक्टमी और पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑन द बेस ऑफ द साइज ऑफ द ट्यूमर। ओके, यूजुअली हम नेफ्रेक्टमी ही कर देते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी किडनी बहुत ही छोटी होती है, तो उसको अगर हम पार्शियल करें तो शायद उसको रिकरेंस होने के और भी चांसेस बढ़ जाए, तो नेफ्रेक्टमी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय 18 वीक ऑफ कीमोथेरेपी। तो हमको याद रखना है 18 वीक ऑफ कीमोथेरेपी। ये आगे के और स्टेज आएंगे उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा कीमोथेरेपी का कि कितने वीक देना है। स्टेज 2, रीनल कैप्सूल को ब्रीच किया है, नेफ्रेक्टमी कर दो, फॉलोड बाय एब्डोमिनल रेडिएशन एंड 24 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो स्टेज 1 में हम 18 वीक तो कीमोथेरेपी देते थे, स्टेज 2 में 24 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी दे रहे हैं क्योंकि किडनी की जो कैप्सूल है वो इन्वेड हुई है, इसलिए उसको नेफ्रेक्टमी कर देंगे, फॉलोड बाय एब्डोमिनल रेडिएशन। तीसरा स्टेज है जिसमें तुम्हारा ये आया था कि ट्यूमर तो है किडनी में लेकिन लिम्फ नोड भी एनलार्ज है, पैरायोटिक लिम्फ नोड एनलार्ज है, और जो किडनी को हम निकाल रहे थे तो उसको रप्चर हो गया और स्पिलेज हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमको पहले से पता चल गया कि पेशेंट के लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, पैरायोटिक लिम्फ नोड, तो क्या करेंगे कि पहले एब्डोमिनल रेडिएशन देंगे, उसके बाद 24 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी देंगे। यहाँ पे भी हमने 24 वीक्स दिया था स्टेज, हाँ, एब्डोमिनल रेडिएशन करेंगे, 24 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी देंगे, और उसके बाद नेफ्रेक्टमी आफ्टर ट्यूमर श्रिंकेज। तो स्टेज 1 में हम 18 वीक की कीमोथेरेपी दिया, स्टेज 2 में 24 वीक्स, स्टेज 3 में भी 24 वीक्स, लेकिन उसके पहले हम देंगे उसको रेडियोथेरेपी। ये दो करने से क्या होगा कि जो किडनी है उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगी, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन आएगा नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी होगा आफ्टर ट्यूमर श्रिंकेज। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में सबसे पहले हमने नेफ्रेक्टमी कर दी, उसके बाद कीमोथेरेपी दिया, या फिर स्टेज 2 में रेडिएशन दिया। लेकिन स्टेज 3 में पहले हमने रेडियोथेरेपी दिया और कीमोथेरेपी दिया, तो उससे साइज़ उसकी कम होगी किडनी की, क्योंकि बहुत बड़ी किडनी हो जाती है, और उसके बाद हमने नेफ्रेक्टमी किया आफ्टर ट्यूमर श्रिंकेज। अब स्टेज 4,
लीवर में, लंग में, सब जगह फैल चुका है, बराबर। तो एक तो ये है कि किडनी कुछ काम की नहीं है, तो उसकी नेफ्रेक्टमी कर दो। उसके बाद एब्डोमिनल रेडिएशन दो, रेडियोथेरापी दो, फिर 24 वीक्स ऑफ कीमोथेरापी एंड रेडिएशन एट द मेटास्टेटिक साइट। ठीक है, जो लीवर में, लंग में हुआ है स्प्रेड, वहाँ पे रेडियोथेरापी दो। तो स्टेज 3 था, जो एक ही स्टेज है जिसमें हम पहले कीमो रेडियोथेरापी देते हैं। कीमो रेडियोथेरेपी देंगे तो साइज़ कम हो जाएगी और उसके बाद हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेज 4 में हम नेफ्रेक्टमी कर दिया। जो नेफ्रेक्टमी है यूजुअली सब स्टेज में आएगा, सिर्फ स्टेज 3 में पहले कीमो रेडियो आएगा और फिर सर्जरी। ठीक है, अब आएगा स्टेज 5, बायलेटरल किडनी डिसीज़ है, तो आए करेंगे हम नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी, रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी। तो नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी क्या है मैंने तुमको पहले ही बता दिया है, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर दोनों तरफ की किडनी इन्वॉल्व है तो या तो दोनों तरफ पार्शियल कर दो, या फिर एक तरफ टोटल नेफ्रेक्टमी और दूसरी तरफ पार्शियल नेफ्रेक्टमी। ठीक है, तो विल्म्स ट्यूमर थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियरी में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स की जो शॉर्ट नोट्स पूछते हैं उसमें ये बहुत ही कॉमनली पूछते हैं। विल्म्स ट्यूमर वो भी एक मैलिग्नेंसी है। आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा रीनल सेल कार्सिनोमा का, वो भी एक मैलिग्नेंसी है लेकिन वो एडल्ट में ज़्यादा होता है। तो जो चिल्ड्रन में होगा वो है विल्म्स ट्यूमर। तो विल्म्स ट्यूमर को और रीनल सेल कार्सिनोमा दोनों को कभी मिक्स मत करना। ठीक है, और जो मैंने स्टेज बताया उसके बेस पे उसकी ट्रीटमेंट होगी, तो स्टेज रिमेंबर रखने की ट्राई करो, फिगर ड्रॉ करो और समझ आ जाएगा तुमको कि स्टेज जो मैंने दिखाया था तुमको, ये स्टेजिंग ऑफ विल्म्स, तो ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके बेस पे तुमको उसकी ट्रीटमेंट लिखनी है। ट्रीटमेंट में भी जो स्टेज 3 है, जो ये वाला रेसिडुअल डिसीज़ वाला है और पॉजिटिव लिम्फ नोड वाला है, उसमें ही हम पहले कीमो रेडियोथेरेपी देंगे। बाकी सब स्टेज में पहले नेफ्रेक्टमी करेंगे, फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देंगे। यही प्रोटोकॉल है। ठीक है, स्टेज 1 में सिर्फ हम कीमोथेरेपी देंगे, उसमें रेडियोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और 5 स्टेज की इंडिविजुअल उसकी ट्रीटमेंट। उसमें स्टेज 5 में आएगा एक्स्ट्रा नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। ठीक है, तो विल्म्स ट्यूमर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिखा करो, और मुझे ऐसा कभी भी लगता है कि तुम्हारी कमेंट नहीं आती कि भाई कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बराबर, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुमको कन्फ्यूज़न हुआ ही नहीं, अच्छे से समझ आ गया हो, बराबर। अगर आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कभी भी तुम कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।